नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव का आज शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना भी करेंगे। देश भर में आज से अमृत महोत्सव श्रृंखला के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नाम वापसी का आज अंतिम दिन। दोनों राज्यों में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं का क्वाड शिखर सम्मेलन आज। देश में 2 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $19 खरब के कोरोना राहत पैकेज पर हस्ताक्षर कर इसे कानूनी रूप दिया। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला 2020 मैच आज शाम अहमदाबाद में खेला जाएगा। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। वे गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना करेंगे। अगले वर्ष 15 अगस्त को आजादी की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले आज से इन कार्यक्रमों का शुभारंभ हो रहा है। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल दांडी पदयात्रा के 75 किलोमीटर के पहले चरण का नेतृत्व करेंगे। श्री पटेल ने बताया कि देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश के 75 प्रमुख स्थानों पर सभी राज्यों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनने अपने राज्य में भी 75 कार्यक्रम रखे हुए हैं और इसलिए दिल्ली में भी राय पिथौरा में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मॉन्यूमेंट है राय पिथौरा किला, वहां पर लोकसभा अध्यक्ष और हमारे तमाम वरिष्ठ मंत्री जो दिल्ली में हैं उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 81 पदयात्री इस दांडी यात्रा में शामिल होंगे। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक दांडी मार्च भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 81 अन्य पैदल यात्रियों के साथ दक्षिण गुजरात के समुद्र तट के दांडी में पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने भारत में तत्कालीन ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ दिया था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश भर में बड़े पैमाने पर आजादी का आंदोलन खड़ा किया था। इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह का शुभारंभ करने के लिए आज साबरमती आश्रम से एक और दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे। यह 81 गांधी अनुयायी आज साबरमती आश्रम से दांडी तक के ऐतिहासिक मार्ग पर चलते हुए 21 दिनों में दांडी पहुंचेंगे। इस दांडी मार्च के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नाटकों और ग्रामीण बैठकों की श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा ताकि लोगों में आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छता, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर जागरूकता पैदा की जा सके। यह दांडी मार्च भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत द्वारा प्राप्त की गई विभिन्न उपलब्धियों के बारे में भी लोगों के बीच नई चेतना पैदा करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आकाशवाणी दिल्ली से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 10:25 से FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर किया जाएगा। ये AIR लाइव न्यूज 24x7 और आकाशवाणी के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती आश्रम में स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा के महत्व का उल्लेख किया था।
दांडी मार्च से भारत की आजादी के आंदोलन पर क्या असर पड़ा और दुनिया की सोच में कैसे इस मार्च से परिवर्तन आया, इसको याद रखना जरूरी है। ये नमक सत्याग्रह ही था जिसने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। दांडी मार्च ने पश्चिमी मीडिया में भारत के प्रति सोच, हमारे आजादी के आंदोलन के प्रति समझ को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस ऐतिहासिक घटना से पहले ज्यादातर दुनिया हमें ब्रिटेन के चश्मे से देखती थी, लेकिन जब अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने बापू को साल 1930 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना तो दुनिया में अत्याचार के विरुद्ध आवाज को नई बुलंदी मिलने लगी। समारोह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों की योजना से संबंधित नीतियां तय करने के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें भी आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और संस्कृति मंत्रालय, युवा कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड के अंतर्गत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ने भी इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई है। गुजरात में आयोजित मुख्य समारोह के अलावा अमृत महोत्सव 75 कार्यक्रमों के माध्यम से भी मनाया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने अहमदाबाद संवाददाता योगेश पंड्या के पास। योगेश, आज गुजरात में कार्यक्रमों के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? हाँ, जैसे कि हम सब भी जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ साबरमती आश्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज से शुरू किया जा रहा है। इसी प्रकार गुजरात में यह उत्सव एक साथ 75 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 6 महत्वपूर्ण जिले भी शामिल हैं। ऐतिहासिक साबरमती आश्रम में गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री परेश धानाणी, केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री CR पाटिल भी उपस्थित रहेंगे। इसी तरह साबरमती आश्रम के ट्रस्टी श्री कार्तिकेय साराभाई, श्री अमृत मोदी और डॉक्टर सुदर्शन अयंगर भी इस अवसर पर मौजूद रहने वाले हैं। इसी तरह गुजरात में महात्मा गांधी से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों जैसे कि राजकोट, कच्छ में मांडवी, पोरबंदर, वडोदरा, सूरत में बारडोली और नवसारी में दांडी जैसे स्थानों पर भी देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनके अलावा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, साइकिल और बाइक रैली, पैदल यात्रा, वृक्षारोपण और शिल्प बाजार जैसे कार्यक्रम भी राज्य के विभिन्न स्थानों पर आज से आयोजित किए जा रहे हैं। धन्यवाद योगेश इस जानकारी के लिए। राजधानी दिल्ली में आजादी के 75 साल मनाने के लिए साल भर चलने वाला आयोजन आज कनॉट प्लेस से आरंभ होगा। पर्यटन विभाग वर्ष भर चलने वाली इन गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार भी आज कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बलिया में एक आयोजन में हिस्सा लेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अमृत महोत्सव की शुरुआत से जुड़े कार्यक्रम प्रदेश के उन 4 ऐतिहासिक स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे हैं। ये स्थान है बलिया में शहीद स्मारक, लखनऊ का काकोरी स्थित शहीद स्मारक, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ और झांसी में मौजूद ऐतिहासिक झांसी का किला और दीनदयाल सभागार। प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से शुरुआत किए जाने से पहले इन चारों स्थानों पर आज सुबह 75 साइकिल सवार स्वयंसेवक शहर के ऐतिहासिक स्थलों से गुजरते हुए 7500 मीटर की दूरी 45 मिनट में तय करते हुए स्वाधीनता साइकिल रैली निकालेंगे। भारतीय वेशभूषा में सजे इन स्वयंसेवकों के हाथों में आजादी के संघर्ष को बयां करते हुए पोस्टर होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में शहीदों को पुष्पांजलि दी जाएगी। पुलिस बैंड राष्ट्रीय धुन बजाएंगे, साथ ही 75 तिरंगे गुब्बारे उड़ाए जाएंगे। भोजपुरी, अवधी और बुंदेली भाषाओं में स्वाधीनता संग्राम से जुड़े और खासतौर पर दांडी मार्च से जुड़े गीत पेश किए जाएंगे। इन स्थानों पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें चित्रों, दस्तावेज और ऑडियो विजुअल माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी दी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में अमृत महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो रहा है। राज्य में जिला मुख्यालयों के अलावा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
मध्य प्रदेश में 75 स्थानों पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में कदम कदम पर स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथाएं मौजूद हैं। प्रत्येक जिले के अलावा ऐसे सभी स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम शौर्य स्मारक भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों जैसे चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा और कई अन्य वीरों से जुड़े स्थलों पर किया जाएगा। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार भोपाल। तेलंगाना सरकार ने भी कार्यक्रमों के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इस अवसर पर वारंगल और हैदराबाद में विशेष समारोह आयोजित किए जाएंगे। राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन वारंगल में एक कार्यक्रम में दिन में 11 बजे ध्वजारोहण करेंगे। हैदराबाद में पब्लिक गार्डन्स में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव समारोह की औपचारिक शुरुआत करते हुए तिरंगा फहराएंगे। ये कार्यक्रम राज्य में 75 हफ्ते तक जारी रहेगा। मिजोरम में भी अमृत महोत्सव मनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान कई कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। राज्य के कला और संस्कृति मंत्री आर ललजरियालाना आइजॉल के विद्यार्थियों की रैली को झंडी दिखाकर समारोह की औपचारिक शुरुआत करेंगे। सिक्किम में आज से गंगटोक के एमजी मार्ग के टाइटैनिक पार्क में स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित फोटो प्रदर्शनी लगाई जा रही है। ये प्रदर्शनी 4 दिन तक चलेगी। इसका आयोजन राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने किया है। गंगटोक के मनन केंद्र में एक और कार्यक्रम में राज्य के संस्कृति मंत्री समदूप लेप्चा मुख्य अतिथि होंगे। अनेक सांस्कृतिक और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी आज गुवाहाटी के चांदमारी में स्वाधीनता के 75 वर्ष के सिलसिले में आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये प्रदर्शनी क्षेत्रीय संपर्क ब्यूरो गुवाहाटी की ओर से आयोजित की गई है। सूचना और जनसंपर्क निदेशालय भी गुवाहाटी में एक प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिखाई देती है समृद्धि की लहर। देश में गांव-गांव, शहर-शहर, सड़क, हाईवेज का फैलता शानदार नेटवर्क, बैंक, सरकारी कामकाज, छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज, यहाँ तक कि छोटे बड़े व्यापारियों में भी डिजिटल भारत की कामयाबी के बढ़ते कदम। विश्व स्तरीय शिक्षा, आधुनिकतम स्वास्थ्य, घर घर बिजली पानी और स्वच्छ भारत का संकल्प, अंतरिक्ष में सफलता के 23 कदम और सीमाओं के लिए आधुनिकतम सुरक्षा उपकरण। कोरोना महामारी में जूझते हुए भी आर्थिक क्षेत्र में हर ओर तरक्की के रंग। समाज के हर वर्ग को खुशहाल बनाने की ढेरों योजनाएं और पहल, और इस समृद्धि को पोषित करता है आपका आर्थिक योगदान यानी अग्रिम आयकर। अपने अग्रिम आयकर की चौथी किस्त 15 मार्च तक जमा करें। यदि TDS या TCS के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो अग्रिम आयकर जमा करना अनिवार्य है। राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में अपना योगदान दे। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए बदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं। चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकें। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव का आज शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा को रवाना भी करेंगे। देश भर में आज से अमृत महोत्सव श्रृंखला के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। दोनों राज्यों में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं का क्वाड शिखर सम्मेलन आज। देश में 2 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $19 खरब के कोरोना राहत पैकेज पर हस्ताक्षर कर इसे कानूनी रूप दिया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच आज शाम अहमदाबाद में खेला जाएगा। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। पहले चरण में असम के 47 और पश्चिम बंगाल के 30 निर्वाचन क्षेत्रों में 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। इस चरण में असम में अब तक 114 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। दूसरे चरण में असम के 39 निर्वाचन क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के 30 निर्वाचन क्षेत्रों में 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। तीसरे चरण में असम की 40 सीटों और पश्चिम बंगाल की 31 सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। आज केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू होगा। यहां एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे। केरल की 140 विधानसभा सीटों, तमिलनाडु की 234 सीटों और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के वोटों की गिनती 2 मई को होगी। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। केरल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चुनाव को देखते हुए स्थगित कर दी गई हैं। अब परीक्षाएं चुनाव समाप्त हो जाने के बाद 8 अप्रैल से शुरू होंगी। पुदुचेरी में कांग्रेस और डीएमके पार्टी के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर समझौता हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। 30 सदस्यों की पुदुचेरी विधानसभा के लिए कांग्रेस 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 13 सीटों पर डीएमके उम्मीदवार खड़े होंगे, जबकि एक सीट गठबंधन के सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और विदुतलाई सिरुथाईगल काच्ची को दी गई है। पहले डीएमके अकेले चुनाव लड़ना चाहती थी। उसने एनआर कांग्रेस के नेता रंगासामी को समझौते के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन एनआर कांग्रेस ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और डीएमके ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। 30 सीटों वाली पुदुचेरी विधानसभा में कांग्रेस ने 15 सीटें जीतकर डीएमके के 2 सांसदों के सहयोग से सरकार बनाई थी। इसके बाद डीएमके ने थत्तनचावड़ी उपचुनाव भी जीत लिया। विजयकांत की डीएमके पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है और प्रदेश में वह सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी कर रही है। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भवतारिणी। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के उस ज्ञापन का जवाब दिया है जिसमें पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले का मुद्दा उठाया था। आयोग ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये आरोप और ऐसे बयानों से भरा है जिसमें निर्वाचन आयोग के गठन के आधार और उसके कामकाज पर सवाल उठाया गया है। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आयोग ने कहा है कि इसकी तत्परता से जांच की जानी चाहिए। आयोग ने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि चुनाव कराने के नाम पर निर्वाचन आयोग ने राज्य में कानून और व्यवस्था अपने हाथों में ले ली है और पूरे प्रशासनिक ढांचे को बदल दिया है। निर्वाचन आयोग फर्जी खबरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। आयोग ने एक बयान में कहा है कि उसके संज्ञान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ संबंधी सोशल मीडिया और इंटरनेट पर प्रसारित हो रही फर्जी खबरें आई हैं। आयोग ने कहा है कि 21 दिसंबर 2017 को पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति के हवाले से फर्जी खबर आई थी कि एक पार्टी विशेष ने ईवीएम से छेड़छाड़ कर विधानसभा चुनाव जीता।
जब इस फर्जी खबर की जानकारी पूर्व निर्वाचन आयुक्त को मिली तो स्वयं उन्होंने इसका खंडन किया था। कुछ शरारती तत्व फिर से ये खबर सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। श्री कृष्णमूर्ति ने इस फर्जी खबर का खंडन करते हुए फिर बयान जारी किया है कि ये खबर इस तरह प्रसारित की जा रही है मानो उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया हो। इस फर्जी खबर के सिलसिले में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास संबंधित धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की जांच शुरू हो गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के समूह क्वाड देशों के नेताओं की पहली शिखर बैठक आज वर्चुअल माध्यम से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस सम्मेलन में नेतागण साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यह शिखर सम्मेलन कई समकालीन चुनौतियों जैसे लचीली आपूर्ति श्रृंखला, उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। इन देशों के शीर्ष नेतृत्व की ओर से भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित, समान और सस्ता टीका उपलब्ध कराने में सहयोग के लिए और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए की जा रही कोशिशों पर भी चर्चा होगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में अब तक 2 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल लगभग 3,18,000 कोविड टीके लगाए गए। महाशिवरात्रि पर व्रत के कारण कल कोविड वैक्सीन देने की संख्या कम रही। अब तक 60 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 60,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। दिल्ली में पिछले एक दिन के दौरान कोरोना के 400 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इससे राजधानी में कोरोना मामलों की कुल संख्या 6,42,439 हो गई है। 6,29,000 से अधिक लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। उधर महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। प्रतिदिन लगभग 10,000 नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। अभी राज्य में 98,000 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की संशोधित तिथि आधिकारिक रूप से आज घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा 1 हफ्ते के अंदर आयोजित हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षाएं कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है और कहा कि आज उसी की सटीक तारीख की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं 14 मार्च के बाद 8 दिनों के भीतर होंगी। उन्होंने छात्रों और परीक्षा आयोजित करने वाले कर्मचारी की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह छात्रों को कोरोना के दबाव में परीक्षा देने के लिए मजबूर न किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई सहित राज्य में कुछ समय पहले कोरोना मामलों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई थी। अब यह पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़कर 12,000 से 13,000 प्रतिदिन हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य लॉकडाउन के कगार पर है और कार्यालय, होटल आदि जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोविड टीकाकरण अभियान दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंच गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में तेजी आई है। इस चरण में वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $19 खरब के कोरोना वायरस राहत पैकेज पर हस्ताक्षर कर इसे कानूनी रूप दे दिया है। देश को महामारी से उबारने के प्रयासों में नए अमेरिकी प्रशासन का ये महत्वपूर्ण विधायी कदम है। श्री बाइडेन ने ओवल कार्यालय में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मौजूदगी में इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच का सीधा प्रसारण शाम 6:30 बजे से किया जाएगा। इसे FM रेनबो और अन्य मीटरों पर सुना जा सकता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। श्रीनगर में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। तापमान 5 और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह में हल्की बर्फबारी होने के साथ साथ अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। गिलगित में बारिश होने और बर्फ पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने के साथ साथ सामान्य वर्षा हो सकती है। समाचार कक्ष से अपर्णा सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और प्रियंका बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। विमलेंदु, आज के अधिकतर अखबारों ने कोरोना के बढ़ते रोगियों की खबर को प्राथमिकता दी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, लौटने लगा लॉकडाउन, एक दिन में रिकॉर्ड केस। पिछले 24 घंटे में 22,800 से अधिक नए मरीज। राष्ट्रीय सहारा का कहना है, दिल्ली में कल 2 माह में पहली बार आए 400 से अधिक मरीज। नागपुर में 7 दिन का सख्त लॉकडाउन। नए मरीजों में 86% महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु से हैं। केंद्र ने राज्यों को किया आगाह, लापरवाही न बरतें, खत्म नहीं हुई है महामारी। हरी भूमि की खबर है, दुनिया भर में भारत की वैक्सीन मैत्री की होने लगी जय जयकार। कनाडा में लगे धन्यवाद मोदी के बिलबोर्ड। भारत ने कनाडा को दिए 5 लाख टीके। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों का आज देशव्यापी शुभारंभ हो रहा है। वर्ष 1930 में 12 मार्च को महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरोध में साबरमती आश्रम से ही दांडी मार्च शुरू किया था। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव का आज शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा को रवाना भी करेंगे। देश भर में आज से अमृत महोत्सव श्रृंखला के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। दोनों राज्यों में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं का क्वाड शिखर सम्मेलन आज, और देश में 2 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।